है वो इस एरिया के लोगों को जागरूक करना है कि जो हीमोफीलिया एक बीमारी होती है जो ब्लड से रिलेटेड होती है और जेनेटिकली होती है, बाय बर्थ होती है पेशेंट्स में। तो उस तरह के बहुत से पेशेंट्स हमने देखे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं, बट अवेयरनेस ना होने के कारण वो पेशेंट आगे सर्जरी के लिए या किसी भी इलाज के लिए प्रोसीड नहीं हो पाते। तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। बिफोर दैट आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर गगनदीप गुप्ता है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एज अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन काम कर रहा हूँ। अभी तक ओवरऑल मैंने अराउंड 800 नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज की हैं और अभी हम फोर्टिस में पिछले 1.5 साल से ये सारी सर्जरीज रोबोट की मदद से कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। पहले जो सर्जरीज होती थी वो मैनुअली होती थी या हम उनको ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट बोल देते हैं, बट अब फोर्टिस में हम रोबोट की मदद से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। और फोर्टिस पूरे ट्राई सिटी या नॉर्थ इंडिया का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहां पे हमारे सारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या इवन दिल्ली तक का पेशेंट हमारे पास आता है। तो बेसिकली हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड से रिलेटेड होती है। इसमें होता क्या है कि जो जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ये ज्यादातर मेल्स को होती है और इसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अगर हमें कभी चोट लग जाए या छोटी सी खरोंच आ जाए तो विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। हम सबको पता है ये चीज। बट हीमोफीलिया ए या हीमोफीलिया बी, ये ऐसी दो बीमारियां हैं जिनमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो फैक्टर हमारे ब्लड को क्लॉट करता है, उसकी कमी होती है बाय बर्थ। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी पेशेंट को कोई इंजरी होती है या कभी भी कोई उसकी किसी भी जोड़ की एक्सरसाइज या वर्जिश ज्यादा हो जाए तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। अब वो ब्लीडिंग नॉर्मली तो हम में रुक जानी चाहिए, बट इस तरह के पेशेंट्स में वो ब्लीडिंग रुक नहीं पाती, जिसके कारण उनका जो पर्टिकुलर एरिया है या पर्टिकुलर जॉइंट है वो विद टाइम धीरे 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 करके एक स्टेज पे आके वो काफी हद तक डैमेज हो जाता है। और इवेंचुअली क्या होता है कि अवेयरनेस ना होने के कारण पेशेंट इसी तरह से अपना इलाज लोकल हॉस्पिटल्स में या लोकल सेंटर्स पे कराता रहता है और एक टाइम पे आके पेशेंट नियरली बेड रिडन हो जाता है और कंप्लीटली बेड रिडन भी हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है? अब इसमें आप देखें वो जो प्रेजेंटेशन है उसमें लिखा है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ट्रॉमेटिक या चोट लगने के कारण। और उससे होता क्या है कि जॉइंट का डैमेज हो जाता है। तो एक स्टेज पे आके पेशेंट अपनी लाठी या अगेन क्रचेस के सहारे चलना शुरू कर देता है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं। होता क्या है कि जो तीसरा पॉइंट अगर आप देखें, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन। जो कार्टिलेज का मतलब अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें, जैसे हम बोलते हैं कि ग्रीस होती है जो जोड़ में, जैसे हर जोड़ में ग्रीस होती है। घुटना बड़ा जोड़ है, शरीर का ज्यादा वजन लेना होता है तो इसलिए उसमें ज्यादा ग्रीस या कार्टिलेज होती है। और धीरे 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 जितने बार भी ब्लीडिंग होगी उस जोड़ में वो कार्टिलेज डैमेज होती रहती है और अल्टीमेटली पेशेंट की जो मोबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है। अब इसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट, पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, जो फैक्टर 8 उसमें कम है, पेशेंट अपने आसपास वाले अस्पताल या सिविल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके वो फैक्टर 8 लगवा लेते हैं और विद इन फ्यू आवर्स या एक दो दिन के अंदर वो ब्लीडिंग रुक जाती है। पर वो इसका इलाज नहीं है। वो ब्लीडिंग सिर्फ उसी टाइम के लिए रुकी है, शायद 5 दिन बाद या 10 दिन बाद दोबारा हो जाए, 15 दिन बाद भी हो सकती है। और जितने बार भी ब्लीडिंग होगी वो जॉइंट को डैमेज करेगी। ये ब्लीडिंग सिर्फ जॉइंट्स में नहीं, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। कई बार ये ब्लीडिंग अगर ब्रेन में हो जाए तो वो पेशेंट के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। पेशेंट को को ट्रीट किया है, जो कि जनरली पेशेंट ही रेयर है, पहली बात। तो दूसरा, पेशेंट के को ट्रीट करने वाले सर्जन्स भी बहुत रेयर है। अगर मैं बात करूं अपने सराउंडिंग्स में, न्यू दिल्ली या इवन पूरे पंजाब हरियाणा में अभी तक किसी बहुत जो पहुंचे हुए सर्जन्स भी हैं उन्होंने 1 या 2 नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हीमोफीलिया के पेशेंट्स में अभी तक नहीं करी है। इसमें मैं कोई अपनी उपलब्धि नहीं मानता हूं। मैं आई एम लकी इनफ कि ये पेशेंट मेरे पास आए और 1 to 2, 2 to 3 एक फॉलोअप पेशेंट
1 से 2, 2 से 3, अभी अगले हफ्ते मैंने अपने चौथे पेशेंट की नी रिप्लेसमेंट करनी है जो भी हीमोफीलिया ए के शिकार है। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, क्यों सर्जरी की जरूरत पड़ती है? क्योंकि जॉइंट बिल्कुल डैमेज हो जाता है, पेन जो है कंटिन्यूस पेन होने लगता है जो अनरिस्पॉन्सिव टू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेज का मतलब दवाई, सिकाई, फिजियोथेरेपी, इन सब चीजों का रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है। सिग्निफिकेंट फंक्शनल लिमिटेशन, फंक्शनल लिमिटेशन का मतलब डे टू डे एक्टिविटीज, पेशेंट का वॉशरूम टॉयलेट जाना या घर में घूमना, ये सारी चीजें बिल्कुल रुक जाती हैं। और प्रीवियस जॉइंट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, मतलब के पेशेंट को जो दवाइयां, सिकाई या कोई और तरह की, कई बार पेशेंट को कोई दूरबीन वाली सर्जरी रेकमेंड कर देते हैं कि इससे जोड़ की सफाई की जाएगी, ये सारी चीजें एक स्टेज पे आके जब फेल हो जाती हैं तब हमें इसका इलाज करना होता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है बट थोड़ी टेक्निकल है। इसमें होता क्या है कि हमें किसी भी पेशेंट को, हीमोफीलिया के पेशेंट सर्जरी करने से पहले बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, जो फैक्टर 8 पेशेंट के बॉडी में कम होता है उसको हमें ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल्स तक रिप्लेस करना होता है, क्योंकि पेशेंट की जो घुटने की हड्डी है या घुटने का जोड़ है वो नॉर्मल पेशेंट के मुकाबले बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। इसलिए हमें उसके जो इम्प्लांट या गोडा हम यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा हमें बेटर इम्प्लांट्स यूज करने पड़ते हैं, कई बार हमें रॉड्स भी यूज करनी पड़ती हैं। तीसरा, नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट में अगर 1% का इंफेक्शन का रिस्क है तो ऐसे पेशेंट में कम से कम वो 10 से 15% इंफेक्शन का रिस्क होता है। तो हमें बेटर एंटीबायोटिक्स, सुपीरियर एंटीबायोटिक्स यूज करने पड़ते हैं ताकि हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकें। ये आप देखो इसको, नॉर्मली हमें सर्जरी से पहले 80 से 100% तक जो उसका फैक्टर 8 है वो मेंटेन करना होता है। और अगर मैं बात करूं ऐसे पेशेंट्स में, वो जो फैक्टर 8 है वो 1% या उससे भी कम होता है। सर्जरी के दौरान भी 100% तक लेके आना होता है और उसके बाद अराउंड 10 से 15 दिन तक जब उसकी फिजियोथेरेपी चलती है तब भी वो फैक्टर 8 50 से 80% की मात्रा में होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन, डेफिनेटली कोई भी सर्जरी या कोई भी इलाज, उसमें मिनिमल से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसमें भी हमें इसी चीज का डर रहता है कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद जॉइंट में ब्लीडिंग ना हो जाए या इन्फेक्शन ना हो जाए या उसका जख्म सूखने में ज्यादा टाइम लगे, या फिर हम उसके जॉइंट को कितनी भी बेटर इम्प्लांट कर सकें अगर वो अच्छी स्टेबिलिटी नहीं ले पाता है। अब ये एक पेशेंट है जो आपके सामने बैठे भी हैं, इनका मैंने ऑपरेशन किया था अराउंड आज से 6-7 महीने पहले। इनकी उम्र 48 साल है, हीमोफीलिया ए, जिनसे इनके दोनों घुटने खराब हो गए थे और सर्जरी हमने की दोनों घुटनों की टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। अब आप देखिए इनके जो एक्सरेज हैं बिल्कुल हड्डियां चिपक गई हैं और दोनों टांगे जो हैं बाहर की तरफ जा रही हैं। ये सामने से देख रहे हैं, हाँ ये अभी आपके सामने खड़े हैं, ये सर्जरी के बाद है। आप देखिए इस फोटो को देखिए और इनको देखिए, ये आपके सामने देखिए, ये इनकी सर्जरी से पहले की स्टेज है। आपको वीडियो दिखाता हूं ये ऑपरेशन से पहले कैसे चलते थे। ये पहले दिन जब मुझे दिखाने आए थे उस दिन की वीडियो है मेरे कैबिन की। आप देख सकते हैं कैसे चल के आए थे और अभी आपके सामने खड़े हुए हैं। ये सर्जरी के बाद का एक्सरे है। वही मैं बात कर रहा था, क्योंकि घुटने बहुत ज्यादा खराब होते हैं तो हमें कई बार एक्स्ट्रा रॉड्स यूज करनी पड़ती हैं ताकि हम जो जॉइंट को पूरा अच्छे से स्टेबल कर सके। नॉर्मल जो नी रिप्लेसमेंट होता है उसमें सिर्फ ये ऊपर वाली कैप, नीचे वाली कैप यूज करते हैं, बट ऐसे पेशेंट्स में हमें नीचे भी एक रॉड और ऊपर भी एक रॉड लेके जानी होती है ताकि हम जांग वाली हड्डी और टांग वाली हड्डी में ऊपर या नीचे तक सपोर्ट ले सकें। ये आपने देख ही लिया, आपको अभी चल के भी दिखाएंगे परविंदर जी। ये इनकी अब की वीडियो है, 1 महीना पहले इन्होंने मुझे भेजी थी। तो थैंक यू। अभी मैं परमिंदर जी को बोलूंगा, एक अनिल जी हैं वो भी फतेहाबाद से हैं। अनिल जी आप भी आ जाइए।
इनके एक घुटने में प्रॉब्लम थी। ये दोनों हीमोफीलिया ए के हैं। तीसरा पेशेंट मेरे पंजाब संगरूर के रहने वाले हैं, वो आ नहीं सके इतना दूर। लकीली ये दोनों इसी एरिया के हैं। ये दोनों हीमोफीलिया ए के पेशेंट्स हैं, जिनको मैंने अनिल जी का मैंने 6 साल पहले सर्जरी की थी राइट घुटने में। इनको एक और प्रॉब्लम थी, इनको राइट घुटने के साथ साथ राइट एंकल जॉइंट में भी डैमेज हो चुका था। तो सर्जरी उस टाइम एंकल जॉइंट की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं थी। 6 साल पहले जब मैंने सर्जरी की तो हमने डिसीजन लिया कि हम आपका राइट घुटने की अभी सर्जरी करते हैं। जब एंकल घुटना आपको ज्यादा परेशान करेगा तब हम इसके बारे में सोचेंगे। तो ये 6 महीने पहले मेरे पास आए, बोले कि सर अब मेरा एंकल जॉइंट मुझे बहुत परेशान कर रहा है, जिसके कारण मेरा जो घुटना है वो भी दोबारा पेन होना शुरू हो गया, क्योंकि घुटने का वजन भी अब एंकल पे आना शुरू हो गया। तो 6 महीने पहले हमने इनकी एंकल की भी सर्जरी करी है। तो वो भी हीमोफीलिया ए है, तो उस टाइम भी हमें उतना ही सारा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ा। और ये परमिंदर जी हैं जिनकी आपने वीडियो देखी, इनके दोनों घुटने खराब थे, तो इनको भी हमने अराउंड मार्च में मैंने इनकी सर्जरी करी थी। तो अभी दोनों आपके सामने हैं। मैं चाहूंगा कि ये भी दोनों एक एक करके 2 मिनट आपको थोड़ा सा इस प्रॉब्लम अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। हाँ, मैं इनकी पुरानी वीडियो चला देता हूँ। ये तो आप देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे, लेफ्ट वाला घुटना काफी हद तक ज्यादा खराब था राइट कंपेयर टू राइट। और जो अभी की वीडियो है आप उसको भी देख सकते हैं। तो बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये है कि जितना मैंने अभी तक नोटिस किया है कि जो इस एरिया में जो हमारी फतेहाबाद, सिरसा, एलनाबाद ये बेल्ट है, हीमोफीलिया ए के पेशेंट्स थोड़े ज्यादा हैं। उसका कारण क्या है ये नहीं कह सकते, बट ये प्योरली जेनेटिक प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर है, जो एक फैक्टर हमारे ब्लड को क्लॉट करता है, वो कम होता है, जिसके कारण जब भी कोई ब्लीडिंग होती है तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता और इवेंचुअली धीरे धीरे करके हमारे जो जॉइंट्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं वो काफी हद तक डैमेज हो जाते हैं। तो मेडिकल जो इसका ट्रीटमेंट है वो टेम्परेरी पेन किलर या कोई सिकाई, गर्म पट्टी, ये सब चीजों से किया जा सकता है। बट एक स्टेज के बाद वो भी चीजें रिस्पॉन्स करना बंद कर देती हैं और परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमें इसको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसको बोलते हैं घुटना प्रत्यारोपण ऑपरेशन या गोडा बदलना, जिसको हम पंजाबी में बोल देते हैं। अब बेसिकली गोडा बदलने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर नीचे से कोई हड्डी काट के हम कोई नई चीज लगा देते हैं। बेसिकली घुटना बदलने का मतलब यही है कि जो घिसी हुई हड्डी है हम उसकी सफाई करके उसके ऊपर मेटल की कैप लगा देते हैं। जैसे डेंटिस्ट क्या करते हैं, दांत का इनेमल जब घिस जाता है तो उसके ऊपर दांत की क्राउन लगा देते हैं, ऐसे ही हम घिसी हुई हड्डी की सफाई करके उसके ऊपर मेटल की कैप लगा देते हैं। और ये सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है पेशेंट के लिए। बहुत ही एक मैं कहूंगा कि एक तरह का दूसरा जीवन है। अगर सर्जरी नहीं कराते तो आप देख सकते हैं कि और शायद साल 2 साल में पेशेंट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू बी बेड रिडन। और अब ये आने वाले अपने 15, 20, 25 साल आई होप दे विल लिव अ हैप्पी लाइफ। तो सर बिल्कुल देखो, नॉर्मल जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है फोर्टिस हॉस्पिटल में, अगर मैं दोनों घुटनों की बात करूं तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो रफली 4.5 से 4.25 लाख का खर्चा है, जो स्टैंडर्ड पेशेंट को हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं। इसमें अब हीमोफीलिया के पेशेंट में 2 तरह के खर्चे उनके लिए बढ़ जाते हैं। एक तो जो फैक्टर 8 है वो अरेंज कराना, वो काफी कॉस्टली चीज है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो किसी पेशेंट को वो फैक्टर 8 कम से कम वो 4 से 4.5 लाख रुपए का फैक्टर 8 का खर्चा अलग से पड़ता है। दूसरा, ज्यादातर हम नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं उनमें जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें स्टैंडर्ड इम्प्लांट यूज होता है, जैसे मैंने आपको उस एक्सरे में दिखाया। बट ऐसे पेशेंट्स में हमें एक्स्ट्रा रॉड्स या कोई ना कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट यूज करनी पड़ती है, जिसके कारण उनका खर्चा रफली 50,000 से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो सकता है। बस इसके अलावा इन पेशेंट्स के लिए नॉर्मल पेशेंट के मुकाबले और कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं है। बाकी सब वैसे ही होता है जैसे हम हॉस्पिटल में अपने बाकी मरीजों के लिए यूज करते हैं।
नहीं नहीं, 60+ तो कॉमन एज है। हमारे पेशेंट्स जो, अगर मैं बात करूं, 95% पेशेंट 55 से 75 साल की एज का होता है, क्योंकि उसी पेशेंट में आके घुटनों की प्रॉब्लम होती है और उसी में आके जो एक्टिविटी है कम होती है और हम आगे नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। ऐसे पेशेंट्स जनरली, अभी तक मैंने 3 पेशेंट्स किए हैं, तीनों मेरे 50 साल से कम थे, तीनों पेशेंट्स। तो ऐसे पेशेंट के लिए हमें थोड़ा और अच्छा इम्प्लांट यूज करना होता है, ताकि वो उनके आने वाले 75-80 साल तक वो दोबारा कभी उनको सर्जरी की जरूरत ना पड़े। ठीक है सर। तो अभी एक बार परमिंदर जी और अनिल जी अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। ऑन है। हेलो, सभी को नमस्कार। मैं हीमोफीलिक पेशेंट परमिंदर सिंह फ्रॉम हैदराबाद। अभी लास्ट 14 मार्च को मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल डॉक्टर गगनदीप गुप्ता जी से अपने दोनों घुटनों की जो सर्जरी करवाई है, और यकीन मानिए कि जैसा आपने मेरे एक्सरे वगैरह रिपोर्टिंग देखी है, जैसा कि सर ने बताया है, मैं बहुत ज्यादा निराश हो चुका था। लेकिन अब जो सर्जरी करवाने के बाद जिंदगी जीने का अलग से मजा आ रहा है। तो जैसा कि सर ने बताया कि हमारे पेशेंट की जो एज है 50+ से 75 तक होती है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले हमारे जो 30 साल 40 साल जो भी जितनी भी जिंदगी है मजे से कटेगी। लेकिन उससे जो पहले का पेन है, या तो यहाँ आपके सामने मैं बता सकता हूँ या मेरे भाई अनिल जी बता सकते हैं, कितना पेनफुल होता है। और एक समय पर आकर सारे, चाहे वो किसी चीज की सिकाई हो, आइस से जैसे हमारे घुटनों के करना होता है, आइस भी हमें काम करना बंद कर देती, मेडिसिन काम करना बंद कर देती है, किसी भी तरह का इलाज हो जाते हैं। और फैक्टर 8 एक ऑप्शन है जो कि बिल्कुल स्थायी नहीं है, वो हमें एक अस्थायी रूप में देखना पड़ता है, और जो हमें जरूरत पड़ती है, जिसकी जरूरत पड़ती है और हमें हमारे बॉडी वेट के हिसाब से लगता है, और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि नॉर्मल पेशेंट की अगर 40 में बात की जाए ऑपरेट की, तो 4 से 5 लाख तक लगते हैं। लेकिन हम जो हीमोफिलिक पेशेंट इस स्टेज के अंदर आ जाते हैं, हमारा यूं मान के चलो 5 लाख एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो लेकिन अगर जिसके पास है वो लगा के अपनी जिंदगी खुशी से जी के, बहुत बढ़िया बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर गगनदीप का, जिन्होंने 40 से हमारी जो सर्जरी की है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो मेरे भाई मेरे साथ हीमोफिलिक भाई अनिल जी हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस आपको बोले। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं हीमोफीलिया पेशेंट हूँ और फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है फतेहाबाद से। लगभग 4 साल पहले सितंबर 2020 में मैंने अपना रिप्लेस करवाया था डॉक्टर गगनदीप गुप्ता जी से, और उससे पहले हालात बड़ी खराब, ये चलना फिरना और अपने जो निजी जीवन के कार्य हैं वो लगभग रुक चुके थे। घुटने में इतने ज्यादा पेन था कि ऐसे लगता था जैसे किसी ने कीलें अंदर डाल रखी। उसके बाद मैंने जैसे, क्योंकि और भी बहुत डॉक्टरों से मैंने कंसल्ट की थी उधर, फिर मैं जब डॉक्टर साहब के क्लिनिक गया तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस, क्योंकि डर भी लगता था कि इतनी अगर ब्लीडिंग तो दांत की नहीं रुकती, अगर दांत जीभ में लग जाए तो वो भी 4-4 दिन चलता रहता है, तो नी रिप्लेसमेंट करवाने की तो सोच भी नहीं सकते थे इस बीमारी के अंदर। तो मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरे को सारा सिस्टम इसका बताया, तो मेरे अंदर थोड़ी आस जगी कि जीवन सुधर सकता है। और फिर मैंने जैसे ही फैक्टर वगैरह का अरेंज करके और सर ने रिप्लेसमेंट सर्जरी की, और आज जीवन बड़ा सुखद है। एक नॉर्मल आदमी की तरह मेरा जीवन है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हीमोफीलिया की वजह से ब्लीडिंग इंटरनल और जगह हो जाती है, कि कभी बाजू में हो जाती है, कभी कोने में हो जाती है, वो चलता रहता है हीमोफीलिया में, उसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। उसके लिए फैक्टर 8 ही एक इलाज है जो अस्थायी आप प्रबंध कर सकते हो। तो इसका क्या चीज है सर? एक इंजेक्शन है, ब्लड से निकाला हुआ ही क्लॉटिंग फैक्टर है, कि वो बॉडी में लगने के बाद बॉडी का जो लेवल है फैक्टर का, क्लॉटिंग फैक्टर का, वो बढ़ा देता है और उससे ब्लीडिंग रुक जाती है। फैक्टर 9 और फैक्टर 8 दो टाइप के आते हैं। डिस्टर्बेंस जिस शरीर में जिस फैक्टर की डेफिशिएंसी है वो उसको लेना पड़ता है। हमारी बॉडी में ही होता है सर ये फैक्टर 8, हर किसी की बॉडी में होता है, बट जैसे मैंने बोला जेनेटिकली बाय बर्थ कुछ पेशेंट्स में इसकी कमी होती है। नॉर्मली 100% होता है, ऐसे पेशेंट्स में ये 1% या 2% या किसी में 10% तक भी होता है।
और जब इसकी कमी होती है तो उसका काम क्या है फैक्टर का? क्लॉटिंग फैक्टर, उसका नाम है क्लॉटिंग फैक्टर। उसका काम क्या है कि चोट लगी, ब्लीडिंग शुरू हुई, वो फैक्टर 8 ने अपना काम किया और उस ब्लीडिंग को रोक दिया। जब वो सही मात्रा में नहीं है तो वो ऑब्वियसली उस ब्लीडिंग को नहीं रोक पाता और वो ब्लीडिंग चलती रहती है। तो इसीलिए हमें उसको आर्टिफिशियली सप्लीमेंट करना पड़ता है बॉडी में, ताकि हम उस मेजर सर्जरी के दौरान किसी ब्लीडिंग का कोई इंसिडेंट ना हो सके। और डेफिनेटली जैसे इन्होंने बताया कि हमने अपना काम आर्टिफिशियली उसको सप्लीमेंट करके सर्जरी के दौरान किया और वो ब्लीडिंग नहीं हुई, पर वो ब्लीडिंग परमानेंटली नहीं रुकी, क्योंकि इनकी बॉडी में तो वो फैक्टर फिर दोबारा 1% या 2% पे आ गया है। अभी भी कभी ब्लीडिंग हो सकती है, पर उस आर्टिफिशियल जॉइंट में नहीं होगी, क्योंकि अब वो नेचुरल नहीं है, उसके ऊपर मेटल की एक लेयर आ गई, उसमें ब्लीडिंग नहीं हो सकती। बट जैसे इन्होंने बताया कोहनी में, बाजू में या और किसी जोड़ में बिल्कुल हो सकती है। और उसके बाद सर मेरे एक एंकल में, राइट एंकल में दिक्कत थी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया भी था। वो अब इन पीछे जून में आके उसकी भी काफी दिक्कत करने लगी। पैर का मूवमेंट बिल्कुल मेरा बंद हो चुका था। मैं घर से सीधा गाड़ी या बाइक पे बैठूं और सीधा जहाँ मेरे को कार्यस्थल पर जाना है वहीं जाके बैठूं और वहां से सीधा, यानी मेरी कोई मॉर्निंग वॉक करना या दूसरा कोई भी ऐसी एक्टिविटी मेरी नहीं है। तो अभी फिर मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क किया और जून 2024 में मैंने ये सर्जरी करवाई है। अभी लगभग 4-5 महीने पहले, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और हीमोफीलिया के पेशेंट इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ के लेके भ्रम में मत रहे कि क्या हमारी सर्जरी हो सकती है। आप डॉक्टर साहब से मिलें, और जिनके घुटने, मोस्टली कि इनके घुटने ही खराब हैं हीमोफीलिया पेशेंट के, क्योंकि बॉडी का वेट घुटनों पर रहता है और इनके ज्वाइंट्स जो हैं पैरों के ही ज़्यादा डैमेज होते हैं। बाकी लगभग वो ठीक काम चल जाता है फटाफट से। तो वो मिले डॉक्टर साहब से, फोर्टिस में दिखाएं, उनका जीवन बदल सकता है। और साथ में सामाजिक संस्थाओं और सरकार से भी अपील करता हूँ कि इस तरह के जो पेशेंट हैं उनके लिए सहायता करने के लिए आगे आए, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। लगभग मैंने 7 लाख के करीब मेरा अभी एंकल का जो करवाया था, 5,60,000 का तो फैक्टर लगा। बाकी दूसरी जो भी चीजें हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, जिनकी ऐसी माली हालत नहीं है कि वो इलाज करवा सके। तो सरकार और सामाजिक संस्थाओं को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए ताकि वो बेहतर जीवन जी सके। और मैं अपने जीवन के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे उस दर्द से निजात दिला दी जिसकी शायद मैंने कल्पना नहीं की। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। ठीक है।